हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 11th ऑफ मई के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, डेली हमारा सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होता है जो आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है। तो आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद एक बहुत ही फेमस टेम्पल के बारे में बात करनी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कुछ डेटा रिवील किया है, हम वो देखेंगे। लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखने को मिलेंगे, फिर एमसीक्यू और एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप यूट्यूब में विजिट करके मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और वाईटी पे जो भी क्लासेस चल रही हैं इन सब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कहां पर? ऑब्वियसली बात है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th ऑफ मई, आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन की शुरुआत हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और तब से मतलब 1998 में उन्होंने अनाउंस किया था और 1999 से हम एवरी ईयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मई को मनाते हैं। 11 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन राजस्थान के पोखरण में 5 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। इंडियन आर्मी कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट अंडर द नेम पोखरण 2 इन राजस्थान और हमने इसमें सक्सेस हासिल की थी। ठीक है, और इस जो मिशन को लीड कर रहे थे वो कौन थे? हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसलिए हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। डन, चलिए अब बात करेंगे एक एक्सरसाइज के बारे में। नाम है एक्सरसाइज शक्ति। ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। और सिंस 2011 से ऑल्टरनेटिव तरीके से पहले इंडिया में, फिर फ्रांस में, फिर इंडिया में, फिर फ्रांस में, इस तरीके से एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस 7th एडिशन एक्सरसाइज का हो रहा है 13th ऑफ मई से लेकर 26th ऑफ मई के बीच में। कहां पर? आंसर हो जाएगा उमरोई, मेघालय में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सरसाइज शक्ति किसके बीच में होता है तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इस साल होने वाला एडिशन कौन सा है? तो 7th एडिशन है। कहां पर हो रहा है? तो इंडिया में, मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा। डन, अब शक्ति एक्सरसाइज के अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में 2 और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, वरुण और गरुण। तो वरुण, गरुण, शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं। वरुण एक्सरसाइज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये नेवी के बीच में होती है, इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी। एक बार इंडियन ओशन में होती है और एक बार मेडिटेरियन सी में होती है। समझ में आ रहा है? एक बार इंडियन ओशन में एक्सरसाइज होगी और अगले साल फिर मेडिटेरियन सी में एक्सरसाइज होगी। इस तरीके से ये काम चलता है। ठीक है, जो लास्ट एडिशन था 21 नंबर का एडिशन वो अरेबियन सी में हुआ था 2023 में। वरुण एक्सरसाइज की शुरुआत 1983 में हुई थी। अगला आता है गरुण। गरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और ये भी ऑल्टरनेटिव तरीके से इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। जो 7th एडिशन हुआ था वो जोधपुर राजस्थान में हुआ था 2022 में। डन, चलिए जैसा कि मैंने कहा एक टेम्पल के बारे में हम बात करेंगे। श्री माधवा पेरुमल टेम्पल। श्री माधवा पेरुमल टेम्पल कहां पर है? आइए इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली न्यूज में क्यों है? तो यहां पर हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इनको हम शिलालेख या अभिलेख बोल सकते हैं। तो हमारे जो इंस्क्रिप्शन है वह यहाँ श्री माधवा पेरुमल टेम्पल में हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। इससे हमें पता चलता है 1000 साल पुराने ट्रेड रूट के बारे में जहां से व्यापार किया जाता था। यहाँ पे बताया गया है कि कोंगू रीजन इन द वेस्टर्न तमिलनाडु एंड सदर्न कर्नाटका एंड केरला, इसके बीच में एक ट्रेड रूट हुआ करता था आज से 1000 साल पहले और वहां पर ट्रेडिंग की जाती थी, व्यापार की जाता था। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्पल के बारे में। तो ये टेम्पल आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भगवान विष्णु को बेसिकली डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु का यहाँ पे वर्शिप किया जाता है एज अ माधवा पेरुमल। डन, अब बेसिकली यहाँ पर ना एक फोर्ट है, एक किला है और उस किले के अंदर ये टेम्पल सिचुएटेड है। ये जो किला है उस किले का रिलेशन आपको होयसाला वंश या होयसाला डायनेस्टी से देखने को मिलता है और इस किले का निर्माण किंग वीर बल्लाल III ने बनाया है और इसी प्रमाइसेस के अंदर आपको टेम्पल देखने को मिलता है।
ठीक है, लगभग 680 साल पहले इस फोर्ट को डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर ये टेम्पल आपको द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, द एरिया वॉज लेटर रूल्ड बाय द विजयनगर एम्पायर एंड द टीपू सुल्तान। बाद में इस एरिया को टेक ओवर कर लिया था विजयनगर एम्पायर ने और टीपू सुल्तान ने। यहाँ पर एक वॉर लड़ी गई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ सत्यमंगलम। बैटल ऑफ सत्यमंगलम 1790 में हुई थी, जो कि आपकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एक पार्ट था, जो कि इस फोर्ट के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग ने अलवर संतों के बारे में सुना होगा। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अलवर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 12 जो अलवर सेंट थे उनमें से एक थे आपके पेल्लवर। तो पेल्लवर जो है इनका जन्म बेसिकली बिलीव करते हैं कि इसी आसपास एरिया में इनका ये बर्थ प्लेस इस टेम्पल के पास माना जाता है। ठीक, चलिए अब एक स्कीम के बारे में बात करते हैं जो रिसेंटली न्यूज में है। नाम है रायतू भरोसा स्कीम, होल्ड द डिसबर्समेंट ऑफ अमाउंट। एक्चुअली हुआ क्या, जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, उन्होंने रिसेंटली क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम जो रायतू भरोसा स्कीम है उसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको हम जो अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके अकाउंट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही कहा था जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आपके स्टेट में या किसी भी राज्यों में जो भी स्कीम रन हो रही है या उसके जो भी बेनिफिशियरीज हैं आप उनको कुछ भी अभी मनी ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि ये तो एक तरीके से यही है ना कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, पैसा भेज के आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो। इसका ये मीनिंग निकाला जा सकता है, मतलब ये आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, हमारे आचार संहिता के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कहा है कि ये जो डिसबर्समेंट कर रहे हो अमाउंट का अंडर द राइट टू भरोसा स्कीम, इसको आप कंप्लीटली बैन कर दो, अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर दो, रोक दो। जब तक पोलिंग नहीं हो जाती, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक आप यहाँ पर इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल देखते हैं विच इज आर्टिकल 324, हमारा जो अनुच्छेद 324 है जहां पर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू ओवरसीज एंड इंश्योर द कंडक्ट ऑफ इम्पार्शियल इलेक्शन फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है उसको देखने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये स्कीम क्या है, तो राइट टू भरोसा स्कीम एक 9 नवरत्न वेलफेयर स्कीम में से एक है जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2019 जून 2019 में लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स की फैमिली होती है या फिर जो टेनेंट फार्मर होते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है 13,500 रुपीज का। ठीक है, तो ये स्कीम यहाँ पर बताई गई है। चलिए अब एक टर्म के बारे में हम बात करते हैं विच इज ड्रिप प्राइसिंग। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे मेरे हेडफोन खराब हो गए हैं और मुझे एक अपना हेडफोन खरीदना है। ठीक है, अब हेडफोन खरीदने के लिए अपन क्या करते हो, जनरली हम किसी शॉप पे जाने से पहले ऑनलाइन चेक करते हैं ना यार, ऑनलाइन क्या प्राइस चल रहा है, जहाँ पे सबसे बेस्ट प्राइस होगा वहां से हम सामान को खरीद लेंगे। तो हमको एक हेडफोन ऑर्डर करना है और मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं फ्लिपकार्ट भी देखूंगी, अमेजोन को भी देखूंगी, वहां से प्राइस को कंपेयर करूंगी और जहां पे मुझे बेस्ट मिलेगा मैं वहां से अपने हेडफोन को ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक फ्लिपकार्ट है और एक अमेजोन है, और मुझे अपने हेडफोन को ऑर्डर करना है। तो एक कोई हेडफोन है, मान लेते हैं बोट का है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें फ्लिपकार्ट में प्राइस दिखा रहा है उसका 1000 रुपीज, वही अमेजोन में उसका प्राइस जो है वो मान लेते हैं 1300 रुपीज दिखा रहा है। तो हम किससे अपना हेडफोन परचेज करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जहां पे प्राइस कम होगा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहां से जाके अपने हेडफोन्स को परचेज करने का काम करेंगे। ऐसा ही होता है, जनरली सबके साथ होता है। ठीक है, तो मैंने देखा यार अमेजोन तो महंगा है, फ्लिपकार्ट में सस्ता है, तो चलो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं फ्लिपकार्ट से जैसे ही ऑर्डर करने जाती हूँ तो यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा था वो कितना दिखा रहा था, 1000 रुपीज। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम सर्विस चार्जेस लेंगे, और लिख दिया सर्विस चार्जेस हम 100 रुपीज लेंगे। फिर इन्होंने लिख दिया कि कुछ टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस यहाँ पर लिख दिया कि आपके 100 रुपीज लगेंगे। फिर इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया कि हम डिलीवरी चार्जेस लेंगे और डिलीवरी चार्जेस इन्होंने लिख दिया 200। तो मुझे ओवरऑल जब मैं पेमेंट करने गई तो मुझे ये हेडफोन कितने के पड़े, 1400 रुपीज के पड़े, जबकि शो कितना हो रहा था, 1000 रुपीज। तो यार फिर मैंने सोचा उससे अच्छा तो मैं अमेजोन से ऑर्डर कर लेती, ये तो गलत प्राइस दिखाता है, इतने सारे टैक्सेस जोड़ लेता है और उसके बाद ये फाइनल रेट हमको पे करना होता है। लेकिन अब मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेक्चर जो बना रहे हैं, वीडियो जो रेल हैं, तो मैंने सोचा अब जाने दो यार, 100 रुपये 200 रुपये के लिए अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या जाओ, आधा घंटा मैंने वेस्ट कर दिया सर्च करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर कर दूंगी।
तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, ये गलत प्रैक्टिस है। क्यों है? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने गलत अमाउंट मुझे शो किया और उसके बाद बहुत सारे हिडन चार्जेस लगा के मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ा दी और मेरा टाइम भी वेस्ट किया। इसको हम ड्रिप प्राइसिंग कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिप प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यहां पर इशू की है एक वार्निंग अगेंस्ट द ड्रिप प्राइसिंग। तो ड्रिप प्राइसिंग समझ में आ गया कि कुछ और आप दिखा रहे हो, पैसा कुछ और ले रहे हो, बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। इट इज अ प्राइसिंग टेक्निक इन विच फर्म्स advertise only a part of product's price and reveal other charges later as the customer goes through the buying process। जब हम बाइंग करने जाते हैं तो बाद में रिमेनिंग चार्जेस को ये दिखाता है, जिससे ये अट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर को, ठीक है। और ये हिडन चार्जेस जो है वो सरप्राइज कर देते हैं कंज्यूमर्स को। इसे हम ड्रिप प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। देख सकते हो जैसे कि 4700 रुपीज का ये शूज था, फिर मैं जब बिल करने गई तो उसमें देखा कि हैंडलिंग चार्जेस ले लिए, शिपिंग चार्ज, डोनेशन और प्लेटफॉर्म प्राइस सब कुछ जोड़ के ये 5000 रुपीज का हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ड्रिप प्राइसिंग है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कहा है कि कोई भी कंज्यूमर अगर ऐसा उसको लगता है और आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915 इस पे कॉल कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि ये डार्क पैटर्न है। व्हाट इज द डार्क पैटर्न? इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ डार्क पैटर्न अंडर द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023। तो डार्क पैटर्न क्या होता है? एक प्रैक्टिस होती है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडॉप्ट करते हैं कस्टमर्स को मिसलीड करने के लिए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? डार्क पैटर्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 30 ईयर एनिवर्सरी ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट की रिसेंटली हमने 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। अब ट्रिप्स मिशन क्या होता है, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? आप सभी लोग ने WTO के बारे में सुना होगा, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे देखेंगे, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर रिसेंटली सेलिब्रेट इन्होंने किया है 30th एनिवर्सरी ऑफ द ट्रिप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली ये WTO के अंदर ही डिजाइन किया हुआ एक फ्रेमवर्क है। और आप देखेंगे WTO का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अंडर द मार्केश एग्रीमेंट हुआ है। और इसी एग्रीमेंट का एक पार्ट आपको ट्रिप्स भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इफेक्ट में कब आया था? 1 जनवरी 1995 में इफेक्ट में आया था। और इंडिया ने 1 जनवरी 1995 में इसको ट्रिप्स को ज्वाइन भी कर लिया था। बेसिकली जो भी आपके मामले होते हैं, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क हो गया या फिर पेटेंट हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, तो इन सारे डिस्प्यूट्स को, इन सारी एरियाज को कवर करने का काम ट्रिप्स करता है। और इसकी रिसेंटली 30th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200। इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है बाय द इसरो। तो इसरो रिसेंटली अचीव अ माइलस्टोन बाय कंडक्टिंग द फर्स्ट प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल फॉर द सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200। ये जो है एक लिक्विड रॉकेट इंजन सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपने लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया हुआ है एज अ ऑक्सीडाइजर। इसके अलावा आपने इसमें रिफाइंड कैरोसिन का इस्तेमाल किया है एज अ फ्यूल। और जब इसको बर्न किया जाता है, जब फ्यूल जलता है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है 2000 किलो न्यूटन का फोर्स या थ्रस्ट ये प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद आपका सैटेलाइट या रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इसरो का लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर बेंगलुरु जो है, वहां पर इसकी टेस्टिंग की गई है और वहीं पर इसका डेवलपमेंट भी किया गया है। इसे रिसेंटली लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मतलब LVM-3 की मदद से टेस्ट करने का काम किया गया है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। सो इन्फोसिस हमारे देश की पहली IT सर्विस बन गई है जिसको ये ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इसरो रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो रिसेंटली इसरो को सर्टिफिकेशन दिया गया है फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मेकिंग इट अमंग द फर्स्ट IT सर्विस कंपनी ग्लोबली टू अर्न दिस रिकॉग्निशन। तो ये पहली कंपनी बन गई है पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, जिसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम
का सर्टिफिकेशन इन्हें किसने दिया है? TUV इंडिया ने। और TUV इंडिया एक लीडिंग इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर है फॉर टेक्निकल क्वालिटी एंड सेफ्टी सर्विस। मतलब यहाँ पर आप जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, तो आप कितने सिक्योर हैं, कितने सेफ हैं, आपके पास टेक्निकल क्वालिटी है, तो ये सारी बातें इंश्योर की जाती हैं। आपने देखा होगा ना, हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं मार्केट से, जैसे कि हम एक गैस चूल्हा या स्टोव खरीद के लाते हैं, उसमें भी लिखा होता है ना ISO सर्टिफाइड, तो वो क्या बताता है कि सेफ है, सिक्योर है, इसकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छी है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट अच्छा है, इस बात को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोको कोला इंडिया अनाउंस फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विथ हॉकी इंडिया फॉर नेशनल वीमेंस हॉकी लीग। अब पहला एडिशन नेशनल वीमेंस हॉकी लीग का होने वाला है हमारे देश में। कब होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 9 मई को फर्स्ट फेज जो है इस टूर्नामेंट का, वो 30 अप्रैल से 9 मई को कंक्लूड हुआ है। इसका सेकंड फेज भी होगा। फर्स्ट फेज कहाँ हुआ है? तो रांची झारखंड में हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो नेशनल वीमेंस हॉकी लीग है, उसके जो प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, अब उनको ऑब्वियसली बात है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है और इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, तो आपको अच्छे कोचेस की जरूरत होगी, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, आपको अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए। तो उन सब के लिए असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा? कोको कोला। तो कोको कोला का अपना एक इंडियन फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है? आनंदना। तो आनंदना जो कि कोको कोला इंडिया फाउंडेशन है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमने पार्टनरशिप की है हॉकी इंडिया के साथ फॉर द नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 24-25। 2024-25 की जो लीग है उसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप बेसिकली की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मेडिटेक स्टैकथॉन। मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इस हैकथॉन को किसने कंडक्ट कराया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों के कोलैबोरेशन से मेडिटेक स्टैक हैकथॉन को कंक्लूड किया गया नई दिल्ली में, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डॉक्टर अरुणेश चावला यहाँ पे शामिल हुए थे। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे चैलेंजेस हैं, किस तरीके से हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और हम एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी में। तो अलग अलग स्टेक होल्डर जो कि मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड है, वो सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए थे इस स्टेक हैकथॉन में। और बेसिकली यहाँ पर जो 8 फोकस ग्रुप है या 8 फोकस एरियाज है जहां पे डिस्कशन किया गया, वो कौन कौन से थे? कैंसर थेरेपी में हमें वर्क करना है, इमेजिंग, क्रिटिकल केयर, असिस्टिव मेडिकल डिवाइस, बॉडी इम्प्लांट या आप इसे ऑर्गन इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट, फिर है कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल एंड IVD इंस्ट्रूमेंट। तो इन सारे 8 एरियाज में बेसिकली काम किया गया। फिलहाल इंडिया 4th नंबर का लार्जेस्ट मार्केट है फॉर द मेडिकल डिवाइस इन एशिया। तो एशिया में हम 4थे नंबर पे आते हैं मेडिकल डिवाइस में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कुछ अपना प्रोजेक्शन भी दिया। जब इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसमें अपना टारगेट डिसाइड करते हैं ना यार, कि इस पूरे साल में हमें कितना अचीव करना है, हमें क्या काम करना है। तो सिमिलर यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्शन किया है कि हमें ईयर बाय ईयर 28% से ग्रो करना है। ईयर बाय ईयर हमको 28% से ग्रो करना है एनुअली, और हमारा टारगेट है कि हम $50 बिलियन साइज पहुंच जाएंगे, मार्केट साइज, बाय द 2030। ये इस मीटिंग में बेसिकली फैसला लिया गया है। डन, ओके। चलिए अब यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे, थोड़ी सी फैक्चुअल डेटा है बट आपको याद करना पड़ेगा आने वाले एग्जाम के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि 2023-24 जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उस पूरे साल में इंडिया का एक्सपोर्ट क्या रहा, इंडिया का इंपोर्ट क्या रहा अलग अलग सेगमेंट्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा विच इज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। टोटल जो 238 कंट्रीज हैं, उनमें से हमने 115 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम किया है इन 2023-24। पहला स्टेटमेंट ये है कि 238 देशों में से 115 देशों में हमने पॉजिटिवली ग्रोथ रजिस्टर की है और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का काम किया है। हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है जहां पे हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है वो US से है, अमेरिका, उसके बाद आपको UAE, नीदरलैंड, चाइना, UK, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब इंडिया का इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, तभी तो आप फिजिकल डिफिसिट को मेंटेन कर पाओगे ना। तो हमारा इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, हमने 229 कंट्रीज में से 124 कंट्रीज से प्रोडक्ट को, अलग अलग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है 2023-24 में। डन। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट आपको अमेरिका में देखने को मिल गया। चलिए अब बात करते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें बताया है कि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, इंडिया ने 2023-24 में 23-24 में हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, जिसमें कार हो जाती हैं, टेक्सटाइल हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $437 बिलियन रहा है, जो कि 3% से डिक्लाइन हुआ है। हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट 3% से डिक्लाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेटा। वहीं अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो हमारी जो सर्विस है, सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। हमने 23-24 में टोटल एक्सपोर्ट कितना किया है, $341.1 बिलियन का। तो सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों को मर्ज कर देते हैं, द टोटल एक्सपोर्ट मतलब मर्चेंटाइज प्लस सर्विस, अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। कितनी? 0.23% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2023-24 में हमारा मर्चेंटाइज प्लस सर्विस एक्सपोर्ट $778 बिलियन का रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में डेटा कहा गया। तो आपको बेसिकली दो डेटा आप याद रख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। पहला डेटा आप ये वाला याद रखो कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, चाहे वो मर्चेंटाइज हो या फिर आपका सर्विस एक्सपोर्ट हो, वो 0.23% से इंक्रीज हुआ है, विच इज $778 बिलियन। एक डेटा आप याद रख सकते हो, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हुआ है कितना, 3% से। ठीक है, चलिए अगली बात क्या कही गई, दिस वॉज द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सबसे ज्यादा अभी तक का एक्सपोर्ट है, इसलिए हमें एक्सपोर्ट अमाउंट जो $778 बिलियन है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक का ये हाईएस्ट है। इतनी अनफेवरेबल ग्लोबल कंडीशंस होने के बाद, वॉर चलने के बाद, अलग अलग देशों के बीच में युद्ध चलने के बाद भी ये एक्सपोर्ट आपको देखने को मिला। अब शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, अब इंडिया का क्या शेयर है पूरे वर्ल्ड के अगर एक्सपोर्ट को आप देखकर चलते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इंडिया का जो पूरा ग्लोबल शेयर है एक्सपोर्ट में, वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। 2014 में हमारा जो शेयर था पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के मामले में, वो 1.7% था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके कितना हो गया है, 1.82% हो गया है। और इंडिया की रैंक भी इंप्रूव हुई है। India rank in the world merchandise exporter to has improved from 19th in 2014 to 17th in 2023। तो हमारी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रैंकिंग है वो भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलिए अब पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पर्सन दिखाई दे रहे हैं बजरंग पुनिया। आप सभी लोगों ने हमारे देश में दो बॉडीज के बारे में, एक देश में और एक वर्ल्ड में, नाडा इंडियन बॉडी है, बाडा आपकी इंटरनेशनल बॉडी है, इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो नाडा ने बेसिकली बजरंग पुनिया जी को क्या कहा कि आप अपने यूरिन का सैंपल दो, हमको यहाँ पे जांच करनी है, एंटी डोपिंग टेस्ट करना है। तो बजरंग पुनिया जी ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया नाडा को कि हम आपको नहीं देते हैं, मतलब सैंपल हम नहीं देते। जबकि हमारे जो वर्ल्ड की बॉडी है बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपके देश की जो बॉडी है वो आपके डोपिंग के लिए आपके ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल को कलेक्ट करना चाहती है तो वो कभी भी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, और इन्होंने इस बात को मना कर दिया। तो जिसके बाद नाडा ने पहले इनको सस्पेंड किया था, और अब यहां पर आप देखेंगे ग्लोबल रेसलिंग बॉडी UWW मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी इनको सस्पेंड कर दिया है। कब तक के लिए? तो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया गया है। और इनका रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि एक रेसलिंग कैटेगरी से आते हैं, और आप देखेंगे ये झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर हम बजरंग पुनिया जी के मेंटोर के बारे में बात करें तो मेंटोर कौन थे? आप देखेंगे योगेश्वर दत्त, जो कि सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो इनके मेंटोर थे। अब बात कर रहे हैं बजरंग पुनिया के बारे में। तो बजरंग पुनिया, ही इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू बी द रैंक वर्ल्ड नंबर 1 एंड फर्स्ट टू विन 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। तो ये वर्ल्ड नंबर 1 है रेसलिंग कैटेगरी में, और ये पहले हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात 2019 में 2019 में इन्हें इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द बजरंग पुनिया। चलिए वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट चलते हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है चाड। यहाँ पे आप मैप में देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे देखो ये वाला एरिया सहारा डेजर्ट या सहारा मरुस्थल का भी कहलाता है। यहाँ पर आपको एक देश मिल रहा है चाड, और ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो एरिया दिख रहा है जिसके अंदर आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, इसे हम साहिल रीजन के नाम से जानते हैं। SAHEL साहिल रीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें सेनेगल, मॉरिटोनिया, इसके बाद माली, बुर्किना फासो, फिर नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चाड की मिलिट्री डिक्टेटर जिनका नाम है इड्रिस डेबी, ये रिसेंटली इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है और 6 साल के लिए 6 ईयर के लिए चाड के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में और कुछ नए क्वेश्चंस को भी हम सीखते चलेंगे। जैसे कि अभी न्यूज में है वाइडल टेस्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है इस टेस्ट में, इस टेस्ट की जो ऑथेंटिसिटी है इस पे क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए आप इसे देखेंगे कि न्यूज में है। क्वेश्चन ये है कि वाइडल टेस्ट का रिलेशन किस डिजीज से है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, टाइफाइड। तो टाइफाइड की टेस्ट करने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन डी। In May 2024, which country has signed 20-year power deal with Adani Green Energy for the wind station? कौन सा वो देश है जिसने 20 साल के लिए अडानी ग्रुप के साथ एक डील साइन की है और 2 लोकेशन पे विंड स्टेशंस को बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने ये डील साइन की है और ये डील आप देखेंगे $442 मिलियन की आपको डील है। इसके अंदर 484 मेगावाट की विंड एनर्जी को जनरेट किया जाएगा और 2 प्लांट सेटअप किए जाएंगे श्रीलंका में बाय द अडानी। और अडानी ग्रुप यहाँ पर काम कैसे करेगा, पावर परचेस एग्रीमेंट पे काम करेगा। ठीक है। Indian Coast Guard has signed an MOU with which company for the supply of indigenous marine grade steel? अब हमारे जो कोस्टल गार्ड्स होते हैं उनको अपनी शिप्स को बनाने के लिए, वेसल्स को रेडी करने के लिए क्या होता है, ग्रेड स्टील, मरीन ग्रेड स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। सम टाइम ये स्टील जब हमें मिलता नहीं है तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है वो रुक जाती है। तो इन्हीं डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिसेंटली इंडियन कोस्टल गार्ड ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। रिसेंटली आपको मैंने मेडिटेक स्टैकथॉन के बारे में बताया, इसे किसने लॉन्च किया है? याद कीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर विद द कोलैबोरेशन ऑफ आपका कॉन्फेडरेशन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CII। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज सपोर्टेड सोशल सेक्टर स्टार्टअप इन इंडिया विद ग्रांट वर्थ ₹19.6 करोड़ इन FY24 इन अ पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन? तो सबसे पहली बात तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंदर काम करता है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की जाती है जो कि नए आइडियाज को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कौन सा बैंक है जिसने हमारे देश के स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, उनको ग्रांट देने के लिए 19.6 करोड़ रुपए का ग्रांट बेसिकली इशू किया है, अनाउंस किया है। वो कौन सा बैंक है? सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। और ये जो स्टार्टअप्स होंगे जिनको ये ग्रांट देगा या सपोर्ट करेगा वो कौन से किस एरिया में होंगे? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है एग्रीकल्चर एरिया में, रूरल इकोनॉमी में, इसके अलावा जेंडर डाइवर्सिटी हो गया, लिवलीहुड इन्हांसमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर। डन। देखिएगा कुछ समय पहले क्या हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको आप लोग ने बॉब वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी पाई जा रही थी या फिर हैकिंग हो रही थी, तो यहाँ पर RBI ने कहा था कि आप अपने टेक्निकल जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, उसको थोड़ा इन्हांस करो, वो उतना सिक्योर नहीं है, तो आप कोई भी नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग नहीं करोगे। ठीक है, ये बात कुछ समय पहले RBI ने कही थी। फिर फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा लिया है। मतलब अब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन के जरिए, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन कब किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
सिनकुला टनल इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन ऑफ द इंडिया। कल मैंने इस टनल के बारे में बात की थी, बीआरओ ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, राइट। ये टनल आपको हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे स्टेट के बारे में नहीं, वैली के बारे में पूछा गया है, तो लाहौल वैली एंड जस्कर वैली को ये कनेक्ट करती है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द ड्रिप प्राइसिंग? आज हमने देखा है कि ड्रिप प्राइसिंग क्या होती है, अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं रशिया के 5th टाइम, ठीक है। पूछा जा रहा है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट का 5 साल होता है, वैसे ही रशिया के प्रेसिडेंट का टेन्योर 6 साल के लिए होता है, 6 ईयर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ द यूएसए अनाउंस द 2024 पुलित्जर प्राइज विनर रिसेंटली। क्वेश्चन है कि पुलित्जर प्राइज को कब स्टार्ट किया गया था, कब इनकी शुरुआत की गई थी, तो 1917 में, 1917 में पहली बार इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिए जाने वाले वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड की कैटेगरी में आते हैं। रिसेंटली कौन सा वो राज्य है, किस स्टेट गवर्नमेंट में पिरोल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को स्टार्ट किया है, तो कल मैंने डिस्कस किया था अबाउट द उत्तराखंड, ठीक है, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी, आप उनकी डिटेल पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा आसान सा। कल मैंने एक उर्दू राइटर के बारे में आपसे बात की थी, अगर आपको याद होगा तो शेख अबू सलाम अबू रज्जाक के बारे में हमने बात की थी, जिनका निधन हो गया रिसेंटली, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उर्दू लिटरेचर में, ठीक है। और इनकी जो रचना थी या जो इनका स्टोरी कलेक्शन था उसका नाम क्या था, शिकस्त बातों के दरमियां। बोला जा रहा है कि इनको किस साल में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, 2019, 2014, 2008 या फिर 2004। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और कल संडे है तो कल करंट अफेयर्स तो आएगा नहीं, हाँ बिल्कुल हम वीकली करंट अफेयर्स डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है।